हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों, एक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेके मैं आया हूँ आपके लिए। इसमें अपन लोग डिस्कशन कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस पर। उसमें मैंने आपको वेरिएशन सिखा चुका हूँ अलोंग द पीरियड। इस सेशन में आज जो मैं बात करने जाऊँगा बच्चों, वो वेरिएशन देखेंगे हम अलोंग द ग्रुप। जो एटॉमिक रेडियस में चेंजेस दिखते हैं, वेरिएशंस आते हैं ग्रुप में, वो किस तरीके से होते हैं, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, ये सारी चीजें अपन लोग इस सेशन में कवर करेंगे। क्लियर है? तो मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? चलो हम बात करने जाएंगे अब अलोंग द ग्रुप वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस की एटॉमिक रेडियस ग्रुप में किस तरीके से बिहेव करती है या कैसे वेरी करती है। तो लिखा हुआ है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। पहली बात, जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप में रेडियस क्या करती है? इंक्रीज। अब इसका होने का रीजन क्या है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल। आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा। जैसे जैसे हम एक एक ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं, पीरियड बदलते हैं, तो हर पीरियड के साथ एक नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जुड़ता है। ये मैं पहली बात बता चुका हूँ। हर जैसी पीरियड हम बदलते हैं एक नया क्वांटम नंबर जुड़ता है, या फिर ये कह लो कि हर पीरियड एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू होता है। ये वाली बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो चुकी है कि हर जो नया पीरियड बनेगा, या मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी हो चुकी है ये वाली बात। पॉइंट उठा था कि हर पीरियड में जब भी शुरुआत होती है किसी नए पीरियड की, तो वो एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होती है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप ग्रुप में नीचे बढ़ोगे, पीरियड वाइज बढ़ोगे, तो हर पीरियड के बढ़ने के साथ एक नई शेल ऐड होती चली जाती है। तो शेल के ऐड होने से आपकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाती है इन आइटम्स की। क्लियर है? तो जैसे कि बना रखा है छोटा सा टुकड़ा मैंने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। इसमें कितनी शेल? एक। इसमें कितनी? दो। इसमें कितनी? तीन। इसमें कितनी? चार। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें चार शेल है उसका साइज ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जिसमें एक शेल छोटी सी है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती चली जाती है। यहाँ पे कोई जेड इफेक्ट है, कोई शील्डिंग, कुछ नहीं। डायरेक्ट शेल का बढ़ना एटॉमिक रेडियस के बढ़ने को एक्सप्रेस करता है इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। कोई दिक्कत? चल रहा हूं मैं आगे। तो इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में यहाँ पे अब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये थोड़ा गलत बना दिया गया है, ये हटा देना बच्चों। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ ऑर्डर। तो ये भी क्या डाउन द ग्रुप की बात है, तो नीचे जाने पे भी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी? बढ़ेगी। फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेल कितनी है? दो। इसमें कितनी है? तीन। इसमें कितनी है? चार। इसमें कितनी है? पांच। तो डेफिनेटली 5 शेल वाला जो एटम होगा उसका साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू 2 शेल वाले एटम से। खत्म बात। सीधा सीधा कंसेप्ट है। क्या नीचे जाते हैं हम ग्रुप में, पीरियड बदलते हैं, पीरियड वाइज पीरियड बदलता है, हर बार एक नया क्वांटम नंबर जुड़ता चलता है। इन शॉर्ट, हर बार एक नई शेल एडअप होती चलती है, और इसी कारण की वजह से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, चाहे आप कोई सा भी ग्रुप उठा ले, रेडियस बढ़ती है। बट ये हर जगह नहीं है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस होंगे। तो बट बच्चों, एक्सेप्शंस की वजह से हम अपने कंसेप्ट को कभी भी गलत नहीं करते हैं। हम उन्हें एक्सेप्शन बोल के रट लेते हैं। कभी भी उन एक्सेप्शंस के बेसिस पे हम लोग अपना पूरा कंसेप्ट रिफॉर्मुलेट या नई तरीके से नहीं बनाते। हम उसको में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। हम उन टॉपिक्स को जहाँ पे ये नेगेटिव अजीब सा वेरिएशन हो जाता है, जो होना चाहिए था उसके खिलाफ, तो हम उसको एक्सेप्शन बोल के साइड में ले लेते हैं। यही इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बात है, हाँ या ना? इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा। आपको एक्सेप्शंस की मदद वजह से आप उस कंसेप्ट को गलत ना करें। एक्सेप्शंस जो भी पढ़ाऊं उनको रट लेना और कंसेप्ट एक तरफ से फॉलो करना। क्लियर है? कंसेप्ट बिल्कुल है यहाँ पे इनऑर्गेनिक में, बिल्कुल फॉलो होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस की वजह से हम उन कंसेप्ट को गलत नहीं बोल सकते। क्लियर है ना? चल रहा हूँ मैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। चले? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। अब रेडियस में एक बहुत अच्छा फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, शील्डिंग। तो यहाँ पे मैं उससे भी एक्सप्रेस करता हूँ, जरूरी नहीं है शेल का नंबर। अब सीधी बात है भाई, शेल बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो उनमें बढ़ रहे होंगे। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना देखें, मैं शील्डिंग से एक और रिलेट करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर है? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ती है। अब शेल खाली थोड़ी होंगी यार, शेल में कौन बैठे होंगे? मैं नहीं बैठा हूँगा। कौन बैठा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की मौज आ गई। किसकी मौज आ गई? आउटर मोस्ट। क्यों? देख ले।
कौन बैठा है ये? न्यूक्लियस बाबा। शेल बढ़ा रहा हूं मैं, अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये सब इसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचा लेंगे। तो इन शॉर्ट इसकी आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ के भाग जाएगा या फ्री होगा, इस पे कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी। किसकी टेंशन? इस न्यूक्लियस की। क्यों? क्योंकि इस पे जो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उसको काउंटरैक्ट कौन करेंगे? ये बीच में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बीच में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितनी ज्यादा शेल होंगी उतनी ही तो बीच में इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्स्ट्रा, तो वही फायदा है। तो मैं बता चुका हूं एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली होते हैं। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस। तो नीचे जाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा। इसका भी हम रीजन दे सकते हैं एटॉमिक रेडियस के बढ़ने के साथ, क्योंकि शेल बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नेचुरल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस तो बढ़नी ही होगी। क्लियर है? चलें आगे, मेरे ख्याल से कंफर्म होगा। अब मैं शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा डिसबैलेंस सा बन गया, मैं इसको बैलेंस करके दे दूंगा आपको डायग्राम को, ध्यान से सुनिएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस स्क्रीन्स और शील्ड दिस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बकवास कर गया वो समझाता हूं मैं। देखो भाई, इसको छोड़ो डायग्राम के लिए जरा। ये कौन है? न्यूक्लियस। ये कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये बैठे हैं अंदर, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो बीच में से जरा हटा दे रहा हूं मैं, जिससे क्योंकि मैं इसमें फोर्सेस दिखा सकूं आपको। ठीक है ना? होंगे बीच में भी, मैं हटाना इसलिए कारण है क्योंकि मैं फिर फोर्सेस अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा आपको। साइड साइड में दिखा दिया, इसके साथ भी दिखा दे रहा हूं मैं कुछ। तो ये न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, किससे? अपने एटॉमिक नंबर की मदद से। क्यों? एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या के बेसिस पे तो इतनी पावर से ये अट्रैक्ट कर रहा होगा जितने अच्छे प्रोटॉन्स होंगे इसके अंदर। क्लियर है? बट वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे थोड़ी बैठे होंगे, ये भी तो कुछ काम कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे होंगे? इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे, जो किससे मेंशन करते हैं हम? शील्डिंग कांस्टेंट से। बता चुका हूं ये मैं आपको। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेंगे। क्यों बाहर धक्का दे रहे हैं? जिससे ये न्यूक्लियस इसको अपने अंदर ना खींच ले। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बैठे हैं इस इलेक्ट्रॉन को किससे बचा रहे हैं? इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। तभी अल्टीमेटली असल में क्या ये जेड इफेक्टिव बोला जाता है। असल में जो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो ये एक्सपीरियंस करता है, ना कि ये जो न्यूक्लियस का है। तो असल में इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगता है? जेड इफेक्टिव, जो कि क्या इसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स में से शील्डिंग कांस्टेंट घटाने के बाद निकलता है। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू में कुछ कमी आ गई होगी बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जो उसे रिपेल कर रहे हैं। यही रिपल्शन एक तरीके का शील्डिंग का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके रिपल्शन की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन फोर्स से बच रहा है, या इसके अट्रैक्शन फोर्स में इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने डिक्रीमेंट करा दिया, या कमी ला दी। क्यों? इन शॉर्ट ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? इसको रिपेल करके। कैसे बचा रहे हैं? इसको रिपेल करके। इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो वही लिखा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बैठे हुए हैं। क्लियर है? और हाँ, साथ ही साथ जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी सेम शेल के भी है तो वो भी बेटा शील्डिंग कांस्टेंट में या शील्डिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इस इलेक्ट्रॉन से अगर बाई चांस कोई बाहर इलेक्ट्रॉन होता तो उसका कोई रोल नहीं होता, उसके साथ वाले और उसके अंदर वालों का रोल होता है इन शील्डिंग या स्क्रीनिंग में। क्लियर है? तो इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस स्क्रीन्स और शील्ड। स्क्रीन बना लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि रिपल्शन ऐसे हर जगह बैठे होंगे तो एक तरीके से स्क्रीन बना ली किसके बीच में? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में। तो शील्ड दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। स्क्रीन्स और शील्ड दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस पूरे फिनोमिना को हम शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे बेटर वो है, उसको देख लें आप लोग। क्लियर है? इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या करना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गई, मैं फिर भी आपके लिए बना देता हूँ स्ट्रक्चर को भी। असल में कौन सी चीज़ क्या मेंशन है? क्लियर है? यहाँ पे बैठा है कौन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ बैठे हुए हैं थोड़े से।
क्लियर है? ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स इसकी Z से मेंशन्ड है, रिपल्शन फोर्स इसके S से मेंशन्ड है, जो मैंने वहां पे शील्डिंग कांस्टेंट, ये रिपल्शन है, ये अट्रैक्शन है। तो रिपल्शन किसकी वजह से? इसकी वजह से। अट्रैक्शन किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। अब ज़्यादातर Z ही ज़्यादा होता है, कभी भी S ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना? तो Z ज़्यादा होने की वजह से अल्टीमेटली Z इफेक्टिव निकाला जाता है। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन Z वाला अट्रैक्शन फोर्स महसूस नहीं कर रहा होगा, कितना महसूस कर रहा होगा? Z इफेक्टिव, जो कि Z से कुछ कम है। और कम क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड कर रहे हैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, किससे? इस न्यूक्लियस से, मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। कैसे कर रहे हैं? रिपेल करके। और रिपल्शन किससे कैलकुलेट किया जाता है इनका? शील्डिंग कांस्टेंट से। आपके फॉर्मूले नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल शील्डिंग कांस्टेंट ध्यान रखें। क्लियर है? हाँ या ना? तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है वो ये चीज मेंशन कर रहा है। और ये जो अंदर बैठे हैं इनको क्या कह रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन, शील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कंसेप्ट होता है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट का या स्क्रीनिंग इफेक्ट का, एक ही बात है दोनों, ठीक है? मेरे ख्याल से आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर है? हाँ या ना? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पीरियड में, जब पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी जब हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की। क्लियर है? तो वहाँ पे शील्डिंग का जिक्र हुआ था, तो मैंने वहीं पे पूरा समझा दिया था, यहाँ पे वापस रिपीट कर दिया है। क्लियर है? अब बात आती है सब शेल्स के अकॉर्डिंग हम शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं। बच्चों जनरली SP-DF में से SP-DF ये ऑर्डर फॉलो करती हैं फॉर शील्डिंग। सबसे ज्यादा S का शील्डिंग इफेक्ट होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का। ये कारण है उनके शेप की वजह से। किसकी वजह से? उनके शेप की वजह से। S का शील्डिंग सबसे अच्छा होता है, P का शील्डिंग उससे कम होता है, D का शील्डिंग उससे कम होता है और F का निहायती वाहियात। क्यों? क्योंकि S की शेप कैसी थी? स्फेरिकल, तो ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेती है। P की शेप डंबल शेप, D की डबल डंबल, F की तो पता ही नहीं है, डिस्पर्स या कॉम्प्लेक्स 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, ये सारी बातें मैंने करी थी। तो ये शेप की कारण की वजह से S, P, D और F का शील्डिंग इफेक्ट इस तरीके से होता है। और एक्चुअल में D और F के शील्डिंग इफेक्ट को तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो D एंड F के शील्डिंग इफेक्ट को हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट इतना काम का नहीं होता जितना काम का किसका होता है? S और P का। क्लियर है? तो ये सब रीजंस इनकी शेप की वजह से, S की शेप, P की शेप, D की और F की। तो S और P अच्छे शील्डिंग इफेक्ट है और D और F पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। खत्म बात, इतनी बात ध्यान रखनी है। चलूँ क्या मैं आगे? मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट सारी बातें क्लियर होंगी और शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्लियर होगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना सकते हैं तो बना लेंगे, वैसे तो मैंने समझा दिया, खुद भी बना सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं है। न्यूक्लियस बनाओ, शेल्स बनाओ, अंदर इलेक्ट्रॉन बनाओ, बाहर इलेक्ट्रॉन बनाओ, न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन की वजह से Z बना दो और इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर की तरफ रिपल्शन S दिखा दो और Z इफेक्टिव लिख देना, Z माइनस S। दैट्स ऑल फॉर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो भाई, क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं नोट की। असल में जितने भी अब मैं नोट्स बोलूंगा वो सब एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना? तो पहला एक्सेप्शन देखो भाई, 2 एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, पहला देखो। पहले सबसे पहला एक्सेप्शन अपन को दिखेगा 13th ग्रुप के P ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल नहीं है तो लेके बैठे। मैं हर बार बोलता हूँ जब भी जो चीज़ें डिस्कस करूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सब बच्चे अपने अपने पास पीरियोडिक टेबल लेके बैठे, चाहे फोन में ओपन कर लो, चाहे लैपटॉप, जो भी चीज़ें आपके पास, कॉपी किताबें, कहीं से भी पीरियोडिक टेबल देख लो या तो बना लो, नहीं तो उसकी स्क्रीनशॉट जो भी आपके पास लेके बैठो जब पढ़ रहे हो। तो एक्सेप्शन दिखा रहे हैं 13th ग्रुप जो P ब्लॉक का है। क्लियर है? मैमस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इसमें क्या एक्सेप्शन आता है बच्चों? एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन दिखता है। किसमें दिखता है? एल्यूमिनियम और गैलियम में। क्या एक्सेप्शन दिखता है? रेडियस का, सीधी बात है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन ये गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। शेल बढ़ गई। क्लियर है? तो हमारे अकॉर्डिंग तो हम बात करके चल रहे थे शेल बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। बट जब एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस देखी गई तो बच्चों बिल्कुल लगभग बराबर थी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। पिकोमीटर्स में डिफरेंस था बस, पिकोमीटर में डिफरेंस कोई कंसीडर नहीं किया जाता। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस बहुत पास थी, अप्रॉक्सीमेट इक्वल थी। अब इसका रीजन क्या रहा? तो भाई एल्यूमिनियम और गैलियम में शेल तो बढ़ी ना, हमारे हिसाब से तो रेडियस बढ़नी चाहिए। बट अब क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई शेल बढ़ा रहे हो तब भी आपकी रेडियस बढ़ी नहीं, बल्कि अपने से पिछले जो पहले पीरियड का एलिमेंट है या ग्रुप में जो ऊपर एलिमेंट है उसके बराबर और दे रहे हो आप? तो इसका कारण तो कुछ होगा, बिल्कुल है। देखो जरा, तो असल में यहाँ पे
गैलियम की रेडियस ना बढ़ने का रीजन केवल केवल और केवल ये है, यही कल्प्रिट है इसका रेडियस ना बढ़ने का। दिख गया होगा कौन कल्प्रिट है, नहीं दिखा तो फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं एक और बार। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं जिसके चारों तरफ, ये असल में कल्प्रिट है क्या, गैलियम की रेडियस ना बढ़ने का और उसकी रेडियस बल्कि एल्यूमिनियम के लगभग बराबर होने का। तो क्या रीजन है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स इन गैलियम। गैलियम के अंदर क्या है, 3D ऑर्बिटल्स जो पूरी भरी हुई हैं और जिसका कैसा इफेक्ट होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी बताया। अब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या, शील्डिंग कांस्टेंट नहीं लग रहा, वो न्यूक्लियस का Z डोमिनेट कर जाएगा, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, कौन, न्यूक्लियस, और जो बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो उसको क्या रिपेल नहीं कर पाएंगे, बाहर की तरफ क्या धक्का नहीं दे पाएंगे, बट न्यूक्लियस उसको खींच लेगा। तो कौन डोमिनेट कर गया, न्यूक्लियस। तो शील्डिंग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि डी की शेप इतनी बेकार है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स कैपेबल नहीं होते आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए, किससे, न्यूक्लियस से। तो इसीलिए जब शील्ड कर नहीं पाएंगे तो फिर Z डोमिनेट करेगा, तो रेडियस कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और यहाँ पे इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई कि गैलियम और एल्यूमिनियम की रेडियस बराबर हो गई। दस द रेडियस ऑफ गैलियम बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे Z डोमिनेट कर गया, इसलिए रेडियस थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो गई गैलियम की कि वो एल्यूमिनियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गई रेडियस। क्लियर है, एल्यूमिनियम के अप्रोक्सीमेटली हो गई इक्वल, खत्म बात। तो पहला एक्सेप्शन ये है 13 ग्रुप में। दूसरा ये है इंडियम और थेलियम का, इसी ग्रुप में पी ब्लॉक के 13 ग्रुप में इंडियम और थेलियम। क्लियर है, इनकी भी रेडियस बच्चों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। इंडियम और थेलियम की भी रेडियस अप्रोक्सीमेटली एक समान ही होती है लगभग। इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको मैं बाद में एक्सप्रेस करूंगा, अभी रीजन ध्यान रखें। क्या रीजन है इंडियम और थेलियम का रेडियस बराबर होने का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये है क्या, क्या नाम है इसका, क्या मतलब है इसका, ये सब अभी डिस्कस करते हैं। इसी का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी बस इतना रखें कि 13 ग्रुप के इंडियम और थेलियम का भी साइज होने का रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी है क्या, वही चीजें मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना देख लो। एल्यूमिनियम गैलियम का तो रीजन दे दिया, इंडियम थेलियम का अभी आएगा, कौन है रीजन, मैंने नाम बता दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब उसको एक्सप्लेन अगले टॉपिक में करूंगा, इसी के बाद आएगा। क्लियर है। दूसरा एक्सेप्शन देखो भाई, 14 ग्रुप पी ब्लॉक का ही देखो भाई, कार्बन फैमिली की बात हो रही है इसमें, किसकी बात हो रही है, कार्बन फैमिली की। 14 ग्रुप, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन शो करता है वो कौन करता है, टिन और लेड। क्लियर है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूरी लिख दी, देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत, हाँ है ना। टिन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी और लेड की मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। तो इसमें क्या पता लग रहा है, टिन और लेड लगभग सेम रेडियस के हैं, और इसका भी कारण कौन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब तो भाई 2 जगह आ गया, तो अब तो बिल्कुल चिंताजनक बात है, हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना ही पड़ेगा। तो टिन और लेड का रेडियस बराबर होना और इंडियम और थेलियम का रेडियस बराबर होने का रीजन दोनों का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब रीजन तो बता दिया मैंने, अभी है क्या सर ये तो बताओ, वही बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। क्लियर है, तो अब मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एटॉमिक रेडियस का, जो आसानी से बच्चों को समझ नहीं आता है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनोगे तभी आएगा, मेरे को रिलेट करते हुए चलना साथ में। क्लियर है, इधर उधर मत ध्यान देना, अब जो मैं समझा रहा हूँ टॉपिक उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करना। क्लियर है, तभी आएगा, नहीं तो नहीं। और हाँ ये बात जरूर है, एक बार में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बाद तक पढ़ते ना कभी नहीं आएगा। समझ में आता है तो एक ही बार में आ जाता है, नहीं तो फिर आता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो दिक्कत आएगी। तो पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे रखना जब मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है, तो मैंने बता दिया इंडियम थेलियम का क्या रेडियस बराबर होने का रीजन क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से 14 ग्रुप में टिन और लेड का भी क्या रेडियस समान होने का रीजन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये है क्या, मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पीरियोडिक टेबल है सबके पास, ओपन करो जल्दी से जल्दी, गोली की रफ्तार से होने चाहिए काम। क्या, पीरियोडिक टेबल खोलो, खोल दी, उसमें बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट बनना है, उसमें कई लेंथेनम नाम का कोई एलिमेंट है, एलए फॉर्मूला होगा 57 नंबर है उसका एटॉमिक। एलए नाम का एलिमेंट देखो जरा, लेंथेनम नाम का कोई एलिमेंट होगा उसमें, चेक करो जरा, एलए लिख रहा होगा उसका फॉर्मूला। क्लियर है, मेरे ख्याल से दिख गया होगा, 6th पीरियड में होगा। 6th पीरियड में लेफ्ट साइड से देखो, जल्दी दिखेगा। 6th पीरियड में देखो सब बच्चे, लेफ्ट साइड से चलना, दो एलिमेंट छोड़ के दिख जाएगा आपको।
2 एलिमेंट देख छोड़ते ही दिख जाएगा, La दिख गया, चलिए दिख गया होगा मेरे को लग रहा है ऐसा, क्लियर है। उसका एटॉमिक नंबर देखो 57 लिख रहा होगा, बिल्कुल लिख रहा होगा। अब जस्ट उसका नेक्स्ट एलिमेंट देखो, क्या हाफनियम HF आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा भाई, गारंटी आ रहा होगा, HF दिख रहा होगा। अब उसका जरा एटॉमिक नंबर देखना, लिख रहा होगा वहां पे 72। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे बनी है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एक एक करके बढ़ाओगे ना। ये तो तुमने बहुत लंबा गैप कर दिया, डायरेक्ट 58 के बाद 72, क्या भूल गए क्या बीच के एलिमेंट, नहीं भूले हैं। बीच के जो 14 एलिमेंट हैं जिन्हें हम लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं, बता चुका हूं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें हम लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं, वो असल में नीचे प्लेस कर दिए गए हैं। तो क्या लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं वही रीजन है इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब कैसे रीजन है वही समझाता हूं मैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो एबनॉर्मेलिटी दिख रही है आपको पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और जस्ट उसके नेक्स्ट हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72, ये जो बीच के 14 एलिमेंट्स हैं इन्होंने ही कुछ घपला किया है जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इन शॉर्ट आपका सारा फोकस इन्हीं 14 एलिमेंट्स पे होना चाहिए। तो यही 14 एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कुछ घपला किया है जिसकी वजह से हमें ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन पढ़ना पड़ रहा है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, एलिमेंट्स बियॉन्ड लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर, इसमें होता है सीरियम से ल्यूटीशियम। ये CO लग गया गलती से बच्चों, CE कर लीजिएगा प्लीज, ये CO लग गया है, CE कर लीजिएगा, सीरियम, क्लियर है। तो एलिमेंट्स बियॉन्ड लेंथेनम कहां से कहां तक, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम, लेंथेनॉइड है बच्चा, क्या है ये लेंथेनॉइड, तो वही लिखा है एलिमेंट्स बियॉन्ड लेंथेनम सीरियम से ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड्स, बता दिया आपको ये मैंने पहले। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज, तो ज्यादा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये लेंथेनॉइड फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, मैंने लिख रखा था NS2 N-1D012 और N-2 F1214। ये आपको मैं सिखा चुका हूं, ये आपको मैं सिखा चुका हूं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ा रखे थे, क्लियर है। जिसने नहीं पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके प्लीज देख ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक। आपको मैंने लेंथेनॉइड का भी जनरल फॉर्मूला दिया था कॉन्फ़िगरेशन का और एक्टिनॉइड का। लेंथेनॉइड का ये था 6s2 5d012 और 4f1214, क्लियर है। तो इससे पहले जिनन आएगा, बिल्कुल सही आएगा, जिनन आता है, ठीक है ना। नोबेल गैस उसके आगे आते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है किसका, लेंथेनॉइड्स का। तो इसमें देख जरा कुछ घपला दिख रहा है, बिल्कुल मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें देखो दोनों बेकार शील्डिंग वाली ऑर्बिटल्स आ रही हैं, 4f भी आ रही है, 5d भी आ रही है। 5d तो होती पुअर शील्डिंग है, उसके ऊपर आपने 4f, तो सोने पे सुहागा, इतनी वाहियात शील्डिंग होगी अब यहाँ पे पूछो ही मत, कि d के साथ साथ आपने f ऑर्बिटल्स भी बिठा दी यहाँ पे। तो इन दोनों की शील्डिंग खराब होती है। कहते हैं ना खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ये पुअर शील्डिंग है, तो ये तो उससे भी बड़ी पुअर शील्डिंग है। तो इन दोनों की वजह से डेफिनेटली कुछ इफेक्ट आएगा, किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। तो देखते हैं, क्लियर है। तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज, ये रहा, चेक कर ले, ठीक है ना। इन लेंथेनॉइड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 4f ऑर्बिटल। सीधी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन आप भर रहे होते हैं वो असल में 4f में भर रहे होते हैं। इन्हीं को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं इस एलिमेंट को बाकी के एलिमेंट से, क्लियर है। तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे होंगे, चाहे वो 58 हो, 58 अगर होता तो 4f1 होता, 59 होता तो 4f2 होता। तो असल में लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन वो f में तो जा रहे हैं, तो यही डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, 4f ऑर्बिटल में, विच हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या है उनका, बहुत वाहियात, बहुत बेकार शील्डिंग इफेक्ट, जो असल में कुछ काम के नहीं है। बैठ गए आके, बोझ है, कोई रिपल्शन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई आउटर मोस्ट को इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से नहीं बचा रहे। तो ये 4f के इलेक्ट्रॉन इतने बेकार हैं कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से नहीं बचा रहे, जिसका क्या रिजल्ट है, z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्या, z इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भाई जब हम सीरीज भर रहे हैं 58, 59, प्रोटॉन तो रोक ही नहीं रहे। अब एक एक करके ये क्या एटॉमिक नंबर, क्या प्रोटॉन की नंबर, तो 58 से 59 हुए, 59 से 60 हुए, तो प्रोटॉन तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, तो z की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, z माइनस एस। तो z को तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि भाई प्रोटॉन की संख्या क्या एटॉमिक नंबर होती है, प्रोटॉन तो बढ़ते ही जाएंगे। बट ये f ऑर्बिटल आने की वजह से ये नहीं बढ़ रहा, ये तो बेकार हो गई, रुक गया अपनी जगह, क्योंकि भाई 4f में जा रहे हैं, मैं क्या करूं, नहीं बढ़ा सकता मैं शील्डिंग,
क्योंकि मैं हूँ ही बेकार, 4f ऑर्बिटल है ही बेकार, पुअर शील्डिंग वाली है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और 4f की शील्डिंग ऐसे पुअर, तो वो s में कोई कंट्रीब्यूट करेगी, बिल्कुल नहीं कंट्रीब्यूट करेंगी, तो इसका इफेक्ट हमें दिखेगा। तो क्या इफेक्ट दिखेगा? इन लैंथेनॉइड द लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल विच हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एज अ रिजल्ट z इफेक्टिव, क्योंकि z बढ़ रहा है, s कुछ नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली z इफेक्टिव क्या हो रहा होगा? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज more effectively than expected. As a result, atomic size of lanthanoids decreases continuously with increasing atomic number. तो इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हम सीरीज में बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे गैप आया, इसको अलग से रखा, किसको? मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दो, लैंथेनम से हाफनियम जंप करते हैं, तो ये बीच के 14 एलिमेंट्स कौन थे? मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ फिर भी आपके लिए, सीरियम 58 से लेकर कौन? लूटीशियम 71। क्लियर है? तो यहाँ के ये जो 14 एलिमेंट्स है, इसमें काय में इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 4f में, तो इनका एटॉमिक नंबर तो लगातार बढ़ रहा है और शील्डिंग बढ़ नहीं रही, तो z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो असल में यहाँ पे साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जा रहा होगा। क्या होता चला जा रहा होगा? साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जा रहा होगा। तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत आती है? ये क्या दिक्कत आती है कि इसके आगे आने वाले एलिमेंट्स उसके खुद के पर्टिकुलर पीरियड में, असल में कौन से पीरियड के सब, ये चाहे 14 एलिमेंट हमने अलग से बिठा दिए हैं, पर ये असल में पीरियड तो लैंथेनम वाले के ही है। तो इन शॉर्ट इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका हमें देखने का इफेक्ट दिखता है बाकी के मेंबर्स उसके जो पीरियोडिक टेबल में बन रहे होंगे लैंथेनम के आगे, जो लैंथेनम के आगे बनते हैं, हाफनियम से ये सब TA, ये सारे पूरे एंड तक जाएंगे, पूरे एंड तक 18th ग्रुप तक जाता है, ये पूरा इफेक्ट दिखता है हमें, लगभग मेजर हमें 13-14 तक दिखता है इफेक्ट। क्लियर है? तो वही लिखा है क्या, जैसे जैसे हम ये f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, शील्डिंग बेकार है ही, z तो बढ़ता ही जा रहा है, तो z तो कोई रोक ही नहीं रहा, इतना इफेक्टिवली बढ़ रहा है कि z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर? शील्डिंग के ऊपर, जिसका क्या कारण है? एटॉमिक साइज लैंथेनॉइड में घटता चला जाता है कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के, सीरियम से आगे बढ़े, हाँ या ना, CpR, ये सब पूरा 4f सीरीज जाती है, सीरियम से लेकर लूटीशियम तक, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो लगातार बढ़ रहा है पर शील्डिंग बढ़ नहीं रही, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भाई आगे बढ़ोगे 71 के, तब भी तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होता ही चला जाएगा, तो वही लिखा है, क्योंकि दिस डिक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हमें पूरी 6 पीरियड पे देखने को मिलता है। हाफनियम के आगे बढ़ते चले जाना है एंड तक 18 ग्रुप तक, तो हमें पूरे ग्रुप में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वही लिखा है, दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इफेक्टिव एंड इट्स इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द 6th पीरियड, और इसका इफेक्ट पूरे 6th पीरियड पे पड़ता है। कब? लैंथेनम के आगे, कहाँ से कहाँ तक? हाफनियम से लेकर बिल्कुल एंड के इसके 18th ग्रुप के मेंबर तक, तो ये पूरा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। किसकी वजह से? ये जो 14 एलिमेंट्स आए हैं सीरियम से लेकर लूटीशियम, जिनमें क्या पुअर शील्डिंग है और एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया साइज में, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमें इसकी पूरी सीरीज में देखने को मिलता है। तो हाफनियम के आगे बिल्कुल आप 18 ग्रुप के एंड तक एलिमेंट तक जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? और ये साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चों की, हाफनियम का जो साइज है वो जस्ट अपने ऊपर वाले एलिमेंट जर्कोनियम के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज कॉन्ट्रैक्ट किया, एटॉमिक नंबर बढ़ता ही चल रहा है, तो साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है कि हाफनियम का साइज और जर्कोनियम का साइज बराबर है। तो एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि हम तो ग्रुप में क्या कहते हैं, साइज बढ़ता है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग जर्कोनियम से ज्यादा होना चाहिए था हाफनियम का साइज, बट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इन्होंने व्यवस्था खराब कर दी, क्योंकि ये बिल्कुल आते हैं और इनमें क्या शील्डिंग अच्छी नहीं होती, शील्डिंग अच्छी नहीं होती तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर को तो कोई रोक नहीं रहा, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता, और इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता कि हाफनियम तक आते आते इसका जो साइज होता है हाफनियम का वो अपने जर्कोनियम के साइज के बराबर दिखने लगता है। और ये इफेक्ट इसके पूरे 6th पीरियड में हमें देखने को मिलता है। मतलब इन शॉर्ट अब क्या होगा, जो भी 6th पीरियड के मेंबर्स हैं, देखना जरा अपने टेबल में, हाफनियम से आगे जितने भी 6th पीरियड के मेंबर हैं उनकी जो रेडियस होगी जस्ट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है, जस्ट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है कि 6th पीरियड में क्या आ गया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से 6th पीरियड के जो मेंबर्स हैं जिनकी रेडियस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा होनी चाहिए थी, वो ज्यादा नहीं होती, वो किसके बराबर हो जाती है, 5th पीरियड के मेंबर्स के बराबर हो जाती है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इतनी सी बात थी, इसके अलावा एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। देख लें, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्लियर है?
तो एग्जाम्पल देखो भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वाई, ZR, NB, LA, HF, TA एलिमेंट बन रहे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। थर्ड ग्रुप में नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। फोर्थ ग्रुप में देखो बढ़ना चाहिए था साइज, बट यहाँ पे जर्कोनियम हाफनियम में बराबर हो जाता है। फिफ्थ ग्रुप में बढ़ना चाहिए था साइज, पर यहाँ पे बराबर हो जाता है। ये बराबर होने का रीजन क्या है? ये 14 एलिमेंट जो बीच में से स्किप हुए, स्किप नहीं हुए, ये नीचे रख दिया जाता है टेबल में, असल में आते ही इसी ग्रुप के अंदर है। और ये 14 एलिमेंट इतने बेकार हैं कि इनका एटॉमिक नंबर डोमिनेट करता है, शील्डिंग तो बेकार होती है 4f की, तो इनका साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि हाफनियम, टेंडलम, इन सब में हमें साइज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखता है। और इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इनका साइज कि ये जस्ट अपने ऊपर वाले मेंबर्स के साइज में बराबर हो जाते हैं। और यही इफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा होगा? देखो जरा सीरीज में आगे बढ़ो, 6th में यही इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा टिन और लेड में, कॉन्ट्रैक्शन का रीजन, और इंडियम और थेलियम में। जरा जाओ आगे। लेड और थेलियम मेरे ख्याल से 6th पीरियड में आते हैं, लेड और थेलियम मेरे ख्याल से 6th पीरियड में आते हैं। तो इन शॉर्ट लेड का साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कि वो टिन के बराबर हो गया होगा। इसी तरीके से थेलियम का साइज इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कि वो इंडियम के बराबर आ जाएगा। तो दिस वाज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से होता है? लेंथेनॉइड के मेंबर्स की वजह से। क्यों? पुअर शील्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 4f और 4f ऑर्बिटल पड़ी जाती है 5d के साथ साथ। क्लियर है? इतनी सी बात आपको समझनी है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। क्लियर है? तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड वही चीजें मैंने मेंशन करी है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आप? साइज बढ़ना चाहिए था, बट एक्चुअल में थर्ड ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत आती है फोर्थ ग्रुप के आगे से, क्योंकि जर्कोनियम, हाफनियम और NB और TA का साइज बिल्कुल बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? और ये साइज मैंने आपको पूरे पीरियड में भी दिखा देता हूँ। Thus radius of element beyond lanthanum are almost same to the radius of element just above in same group। तो उस एलिमेंट के बराबर हो जाते हैं जो जस्ट उसी ग्रुप में ऊपर बैठे हुए हैं। तो दिस इफेक्ट इज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द पीरियड, और ये इफेक्ट पूरे पीरियड में दिखता है। तो 3D कौन से पीरियड में आते हैं? 4th, 4D के कौन से पीरियड में आते हैं? 5th, और 5D कौन से पीरियड में आते हैं? 6th पीरियड में। तो लेंथेनम तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथेनम के आगे हाफनियम, TA, टंगस्टन, RE, OS, IR, ये सारे एलिमेंट अप टू एंड तक, मैंने यहाँ तक आपको 15 ग्रुप तक ही इफेक्ट दिखाया है, उसके आगे थोड़ा कम हो जाता है इफेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता है कि जर्कोनियम और हाफनियम तो भैया बिल्कुल सेम होते हैं। नेचर में अगर अपन ढूंढने जाते हैं ना जर्कोनियम, तो उसके साथ आपको हाफनियम मिलेगा। क्यों? इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रेडियस सब कुछ सेम हो जाते हैं लगभग, इनकी मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसीलिए अगर हम नेचर में एग्जिस्टेंस देखते हैं जर्कोनियम का, तो डेफिनेटली जर्कोनियम के साथ साथ हाफनियम उसके साथ एसोसिएटेड मिलता है। तो इसी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम को हम ट्विन एलिमेंट्स बोलते हैं, जुड़वा एलिमेंट्स है। कौन? जर्कोनियम एंड हाफनियम। इसी वजह से इनकी रेडियस सेम हो गई तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम हो जाती हैं। तो इसी वजह से दोनों ऐसा लगता है सेम ही एलिमेंट है, पर होते नहीं है। क्लियर है? तो इनको नाम दे दिया जाता है कि जुड़वा है, ट्विन एलिमेंट्स। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस इसके बराबर होगी और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बराबर हो जाती है। और किसी एलिमेंट को मत बोलना जुड़वा, क्योंकि हाफनियम और जर्कोनियम में बहुत रिजेम्बलेंस होती है, बाकी में इतनी नहीं होती, बस रेडियस का रिलेशन रहता है। इनकी रेडियस अपने से जस्ट ऊपर वालों से लगभग बराबर हो जाएगी, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब मिल रही है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, वो रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है कि लेंथेनम के आगे जो 14 एलिमेंट हैं उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जो पूरे पीरियड में अपना इफेक्ट छोड़ के चला जाता है। तो द रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल कैरेक्टर्स, ज्यादातर सब कुछ सेम ही होते हैं उनके कैरेक्टर्स। दीज टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्विन एलिमेंट्स। क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लीजिए। इसी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ट्विन एलिमेंट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्विन एलिमेंट्स बोल देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लीजिएगा। क्लियर है? चलूँ क्या मैं आगे? हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत? तो बच्चों इस सेशन में मैंने आपका ये कंप्लीट कर दिया वेरिएशन ऑफ रेडियस अलोंग द ग्रुप, और उसके एक्सेप्शंस भी दिखा दिया आपको, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और डी का पुअर शील्डिंग। हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कंफर्म होगा। क्लियर है? तो आपकी पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? हाँ या ना? तो बच्चों इस सेशन में मैं इसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। अगला जो नया सेशन बनाऊंगा मैं, उसमें अपन बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे से। क्लियर है? हाँ या ना? तब तक ढंग से पढ़ते रहें, इसको रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें इनके। क्लियर है? हाँ या ना? अगले सेशन में मैं आपके साथ आयनाइजेशन एनर्जी के साथ यहीं पे मिलूंगा। क्लियर है? हाँ या ना? अब एक बात और मेरी ध्यान से सुने, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हमारे अग्रबंधु ज्ञान केंद्र चैनल को प्लीज सब बच्चे सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई फ्रेंड चाहता है पढ़ना तो उसे हमारी वीडियोस
कि लिंक शेयर और उसे बोलना फ़ोन करके पर्सनली कि भाई पढ़ के देखो, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली उनको भी पसंद आएंगी। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच बच्चों, अगले सेशन में मिलते हैं।